हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शालिनी बियॉन्ड स्टडी में। आज हम बात कर रहे होंगे 3.3 जो कि आर्टिज्म के बारे में जो है इसमें हमें पढ़ना है। इसके जस्ट पहले के वीडियोज़ में अगर आप देखेंगे तो मैंने कंप्लीट 3.2 तक के जो भी टॉपिक्स हैं उसको मैंने आपको एक बार समझा दिया है। और आज हम बात कर रहे होंगे स्वलीनता पर, जिसे आप स्वपरायणता जो है और इंग्लिश में बात करते हैं तो आर्टिज्म जो है उसके नाम से जो है वो आप जानते हैं। जनरली ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं, ठीक है, आपने बहुत बार जो है इन चीज़ों को पढ़ा होगा। ये एक रिवीजन सेशन है। जो भी बच्चे, अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं चीज़ों को बहुत फास्ट करवा रही हूँ, तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि ये क्या है, एक रिवीजन सेशन है। मतलब आप सभी ने इन चीज़ों को पहले से पढ़ रखा है, बस आपके दिमाग में अगर मान लीजिए किसी चीज़ को आप भूल रहे हैं, जैसे आप लोगों ने कंटिन्यू हमारे साथ क्लासेस की हैं, ठीक है, तो अभी आप जो चीज़ें भूल रहे होंगे तो मैं उसी चीज़ों को आपको एक बार दोबारा से थोड़ा सा रिवीजन के पर्पज़ से मैं ये वीडियो जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग स्पीड को लेकर के जो ये कमेंट करते हैं कि जो है मैम स्पीड आपकी थोड़ी सी ज़्यादा है, तो इसके लिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है इन सारे टॉपिक्स को, तो इसके पहले अगर आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो मैंने बहुत आराम से एक एक टॉपिक को जो है वो कवर कर रखा है, ठीक है। अभी मैं आपको एक ही वीडियोज़ में 2-3 टॉपिक कवर करा दे रही हूँ, लेकिन अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिए। तो उसमें मैंने जो है करीब 6-7 मंथ पहले की वीडियोज़ होंगे, उसमें मैंने एक एक टॉपिक कवर करा रखा है, ठीक है। तो मतलब कि सब यूनिट 3.2 के अलग वीडियोज़ हैं, 3.4 के अलग वीडियोज़ हैं। आप वहाँ से एक बार पढ़ लीजिएगा, फिर आप इस क्लास को करिएगा, तो उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो अभी हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी आप लोगों का जो ये डाउट है कि बहुत फास्ट मैं करा रही हूँ, तो ये जो कमेंट है आप लोगों का, जो आप पर्सनली भी और ऐसे भी वाईटी पे करते हैं, तो ये आप लोगों का थोड़ा सा जो है वो कम हो जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं 3.2 पे, जिसे हम आर्टिज्म कहते हैं, तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि आर्टिज्म होता क्या है। तो इसका एक जो ये वर्ड है स्वलीनता, आप इसको याद रखिएगा। जब भी आप आर्टिज्म को याद रखिएगा तो आर्टिज्म की हिंदी आप स्वलीनता याद रखिएगा। स्व का मतलब होता है सेल्फ, मतलब खुद में, और लीनता का मतलब होता है लीन रहना, ठीक है। तो स्वलीनता क्या हो जाएगा, जिसमें बच्चा खुद में लीन रहता हो, मतलब खुद में ही खोया हुआ बच्चा रहता हो, तो ऐसे ही बच्चों को हम क्या कहते हैं, स्वलीन बच्चे कहते हैं। और उनकी इस डिसेबिलिटी को हम स्वलीनता कहते हैं। इसमें बच्चे का जो सामाजिक संचार होता है या सामाजिक विकास बच्चे का जो होता है वो बहुत धीरे धीरे होता है। बच्चे दूसरे लोगों के साथ घुल मिल नहीं पाते हैं, क्योंकि जब वो खुद में खोए रहते हैं तो किसी दूसरे व्यक्ति के साथ बातचीत नहीं करते, जिससे उनका सामाजिक जो संपर्क है वो भी प्रभावित होता है और उनकी लैंग्वेज का डेवलपमेंट भी नहीं हो पाता है। मैंने आपसे कई बार ये बात आपको बताई रखी है कि जो हमारा लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है वो हमेशा डिपेंड करता है वातावरण पर, किस तरह का इन्वायरमेंट आपको मिल रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आपकी लैंग्वेज के डेवलपमेंट के लिए, वो किसी के भी लैंग्वेज के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो जैसे छोटे बच्चे होते हैं, तो ऐसे बच्चे जो खुद में खोए हैं वो जनरली किसी से बातचीत नहीं करते हैं, दोस्ती यारी ये इन सबसे बहुत दूर रहते हैं। तो ऐसे बच्चे जब बातचीत नहीं करते, समाज के साथ नहीं जुड़ते हैं, तो इनकी जो लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है वो कम हो जाता है। तो इसमें लैंग्वेज का डेवलपमेंट भी कम होता है, सामाजिक संचार भी प्रभावित होता है, बहुत धीरे धीरे विकसित होते हैं ऐसे बच्चे, और ऐसे बच्चे खुद में ही जो है वो खोए रहते हैं। इसमें 3 से 5 वर्ष की अवस्था में इसके जो लक्षण होंगे वो आपको दिखाई देने लगेंगे। जैसे अगर किसी भी बच्चे में स्वलीनता है तो उस बच्चे के अंदर जो लक्षण होंगे, स्वलीनता के जो लक्षण होंगे, वो आपको 3 से 5 साल तक की जब मतलब बच्चे का जब एज होगी तो आपको समझ में आने लगेगा कि हाँ, ये बच्चा गुमसुम रहता है, किसी से बात नहीं करता, अकेले रहना पसंद करता है, ठीक है। तो ये सारे लक्षण जो हैं वो आपको 3 से 5 की एज में बच्चे के अंदर दिखाई दे जाएंगे। अगर किसी भी बच्चे में स्वलीनता होगा तो 5 साल की उम्र तक आपको लक्षण जो है वो नज़र आ जाएंगे बेहतर तरीके से कि हाँ, बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये अकेले रहता है। आपको जानकारी नहीं होगी तो फिर आप जो है उनको बच्चों को सही ढंग से समझ नहीं पाएंगे कि हाँ, इसके अंदर कौन सी डिसेबिलिटी है। लेकिन हाँ, आपको ये तो ज़रूर समझ में आ जाएगा इस एज में कि हाँ, बच्चा किसी न किसी प्रकार की प्रॉब्लम से वो परेशान है, जिसकी वजह से वो अकेले में रहता है, किसी से बातचीत नहीं करता। तो वो चीज़ें आप समझ जाएंगे।
अब अगर हम परिभाषाओं की बात करते हैं तो इसकी कुछ परिभाषाएं जो है वो बहुत मतलब पर इसकी बहुत सारी परिभाषाएं बहुत लोगों के द्वारा दी गई हैं, लेकिन जो सबसे ऑथेंटिक परिभाषा अगर हम बात करते हैं और जो एग्ज़ाम में भी आपको लिखने के लिए सबसे ज़्यादा सफिशिएंट रहेगी, तो वो हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप ये वाली परिभाषा जो है वो याद कर लीजिएगा, जो कि अमेरिकन पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1990 के अनुसार जो है वो आपका दिया गया था। इसमें कहा गया था कि ऑटिज्म क्या है, एक विकासात्मक सार्थक विकलांगता है। विकासात्मक डिसेबिलिटी का मतलब मैंने आपको कई बार बता रखा है कि ऐसी डिसेबिलिटी जो समय के साथ जो है वो अपने स्वरूप में परिवर्तन ला दे। ऐसी डिसेबिलिटी को हम क्या कहते हैं, विकासशील डिसेबिलिटी कहते हैं। तो ये जो डिसेबिलिटी होती है ये विकासशील होती है, जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है बच्चा और ज़्यादा जो है वो खुद में खोया हुआ आपको दिखाई देगा। मौखिक और अमौखिक जो संचार हैं और सामाजिक परस्परता एवं शैक्षणिक क्रियाएं, ये सारी चीज़ें बच्चे की क्या होंगी, प्रभावित होंगी। मौखिक संचार का मतलब है कि बच्चा बोलकर या मतलब मौखिक रूप से भी किसी से बातचीत नहीं करेगा, कि संकेतों में भी बच्चे किसी से जल्दी बातचीत नहीं करेंगे। सामाजिक जो संपर्कता है उससे भी बच्चा दूर रहेगा। और ऐसे बच्चों की जो शैक्षिक क्रियाएं हैं, पढ़ने लिखने में भी ऐसे बच्चे आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोर दिखेंगे। ठीक है, तो ये सारे लक्षण जो हैं वो आपको नज़र आएंगे और यह मुख्यतः वर्षों में 3 वर्ष से पहले जो है वो मालूम हो जाती है। देखिए 3 से 5 के पहले जो है वो बच्चे के अंदर आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ बच्चे डिसेबिलिटी, किसी न किसी प्रकार की डिसेबिलिटी का शिकार है या फिर स्वलीनता का बच्चा शिकार है। वो आपको, अगर बच्चे के अंदर स्वलीनता है तो उसके लक्षण आपको नज़र आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये बहुत अच्छी परिभाषा है और एक ही परिभाषा में बच्चे जो स्वलीन बच्चे होते हैं ऐसे बच्चों की सारी क्वालिटियों के बारे में जो है वो बता दिया गया है। तो बहुत अच्छी परिभाषा इसमें दिया गया है और इसको आप ज़रूर याद रखेंगे। और द नेशनल ऑटिस्टिक सोसाइटी ने भी इसको स्वलीनता को परिभाषित करते हुए कहा है कि ऑटिज्म क्या है, एक जीवन भर विकासात्मक विकलांगता है जो भाषा संचार में विकृति के साथ साथ प्रतिदिन सामाजिक पारस्परिकता में कमी अथवा दोस्ताना बहुत सीमित या नहीं के बराबर होता है। तो यही चीज़ें रिपीटेड इसमें भी कही गई हैं कि जो ऑटिज्म होता है, जो स्वलीनता होता है, वो जीवन भर क्या है, एक विकासशील दिव्यांगता होती है जो हमेशा जो है समय जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है ये डिसेबिलिटी भी अपने स्वरूप को जो है वो परिवर्तित करती रहती है। बच्चे का भाषाई संचार जो है वो प्रभावित होता है, जिससे सामाजिक जो संपर्कता है वो बच्चे की प्रभावित होती है। बहुत कम ऐसे बच्चों के जो दोस्त यार होंगे वो आपको देखने को मिलेंगे। एक दूसरे के साथ अपनी भावनाओं को बांटने का जो गुण होता है, मतलब जो हम एक दूसरे के साथ एक नॉर्मल एक व्यक्ति अपनी भावनाओं को शेयर कर सकता है और दूसरे की भावनाओं को समझता है, ऐसा इन व्यक्तियों में जो है वो बहुत कम देखने को मिलता है। तो दोनों ही परिभाषाएं बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रही हैं कि हाँ स्वलीनता क्या है। तो आप इन दोनों को याद रखेंगे। और एक बात मेरी और आप याद रखिएगा, जब आप किसी को कोई कोटेशन लिखते हैं कि हाँ इनके द्वारा कहा गया है, तो जिसके द्वारा जो भी जिन जिन शब्दों का इस्तेमाल करके परिभाषा दी गई है, आप उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करके अपनी परिभाषा को लिखेंगे। ठीक है, तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। अब अगर हम इनके कुछ लक्षणों की बात करते हैं कि कैसे लक्षण आपको नज़र आएंगे ऐसे स्वलीन बच्चों में, तो वो आप लक्षणों को ज़रूर याद रखिएगा। सबसे पहले अगर हम सामाजिक समस्याओं की बात करते हैं कि सामाजिक रूप से क्या समस्याएं ऐसे बच्चों में देखने को मिलेंगी, तो ऐसे बच्चों में मुस्कुराने की क्षमता कम होती है। मतलब बच्चे के चेहरे पर एक उदासी भरा चेहरा जो है वो आपको बच्चे का देखने का मिलेगा। बहुत गुमसुम जो है ऐसे बच्चे रहते हैं, किसी के साथ घुले मिलेंगे नहीं, हंसेंगे बोलेंगे नहीं, ये सारे लक्षण नज़र आएंगे। अन्य व्यक्ति की पहचानने की क्षमता जो है वो कम होती है। मतलब किसी अपरिचित व्यक्ति से ये बहुत जल्दी जो है वो तालमेल नहीं बैठा पाते हैं। उनका नाम पूछने पर प्रतिक्रिया नहीं करना, आँखों से आँख मिलाकर अन्य व्यक्तियों से बातें नहीं करना। ऐसे बच्चे जनरली दूसरे व्यक्तियों के साथ जो है वो आँख में आँख डाल करके बातें नहीं कर सकते। मतलब बहुत घबराते हुए आपको नज़र आएंगे। किसी व्यक्ति, कोई अपरिचित व्यक्ति अगर उनका परिचय पूछ रहा है तो मतलब जवाब नहीं देना, अपना परिचय दे रहा है तो कोई रिएक्ट नहीं करना, चेहरे पर एक उदासी का भाव लिए रहना, बहुत ज़्यादा हंसना बोलना, ये सारी चीज़ें नहीं करना, जल्दी क्रोधित या तोड़फोड़ करना, आंतरिक रूप से लोगों से मिलना और लगातार एक ही चीज़ से जो है वो खेलते रहना। ये एक
ऐसे बच्चों के लिए जो ऑटिज़्म से ग्रसित बच्चे होते हैं, ये जो एक बच्चे के अंदर की ये जो लक्षण होते हैं, ये बच्चे को बहुत उन्नति के पथ पर भी ले जा सकते हैं और बहुत नीचे भी गिरा सकते हैं। जैसे अगर बच्चे की रुचि किसी अच्छी चीज़ में हो गई, तो फिर वो बच्चे को आगे ले जाएगी। जैसे अगर मान लीजिए बच्चे की रुचि है कि बच्चे को जो है वो मैथ के साथ खेलना बहुत पसंद है। मैथ का मतलब है कि उसको गणितीय सवालों को हल करने में, या फिर साइंस उसको बहुत पसंद है, तो क्या होगा कि बच्चा उस क्षेत्र में बहुत अच्छा कर जाएगा। लेकिन अगर उसकी उसकी रुचि जो है वो किसी दूसरी चीज़ में आ जाती है जो अनावश्यक है, या फिर मतलब जैसे कोई खिलौना हो गया, अब बच्चा उसी को मतलब उसकी जो रुचि है वो उसी के प्रति है, तो बच्चा उसी के साथ खेलेगा और वो उसी को जो है वो बहुत ज़्यादा चाहेगा। तो ये जो लक्षण होंगे वो आपको जो है बच्चे के अंदर नज़र आएंगे। ये पॉजिटिव में भी हो सकता है और निगेटिव में, दोनों में भी हो सकता है। एक ही वस्तु के लिए जिद्दी हो जाना, एक ही परिस्थिति को हमेशा स्वीकार करना, ऐसे बच्चे क्या होते हैं कि जनरली अपनी सिचुएशन को बदलने पर जो है वो नाराज़गी व्यक्त करते हैं। जैसे अगर इनको मतलब इनका जो शेड्यूल होता है, टाइम जो इनका फिक्स है कि हाँ इतने बजे ये करना है, इतने बजे ये करना है, वो उसी टाइम पर वो चीज़ों को करना पसंद करते हैं और वही डेली लाइफ की जो चीज़ें उसको रिपीटेड करना इनको पसंद रहता है। अपनी निजी ज़िंदगी में किसी भी प्रकार के बदलाव का ये हमेशा विरोध करते हैं। विशेष रंग या विशेष कपड़ा या विशेष वस्तु को जो है वो विशेष रूप से पसंद करना, कि किसी भी चीज़ में अगर इनकी रुचि आ गई है, जैसे मान लीजिए इनको येलो कलर पसंद आ रहा है बच्चे को, तो फिर येलो कलर के ही कपड़े पहनना है। किसी विशेष टाइप के कपड़े पहनना पसंद आ गया तो बस वही टाइप के कपड़े पहनना पसंद करना। तो इस तरीके से बच्चे की अगर किसी भी चीज़ में रुचि हो जाती है, बच्चे का इंटरेस्ट जिस चीज़ में जग जाएगा एक बार, बच्चा उसी काम को बार बार करने का प्रयास करता है। वो अपनी स्थितियों में, अपनी रुचियों में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का हमेशा विरोध करता है। किसी वस्तु के प्रति जो है वो जागरूक नहीं होना। तो ये सारे आपके सामाजिक जो लक्षण होते हैं वो बच्चे के अंदर नजर आएंगे और इस तरीके से हम पहचान सकते हैं कि बच्चा किस तरह की डिसेबिलिटी का शिकार है। संचार समस्या भी ऐसे बच्चों में देखने को आपको मिलेगी। जो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होगा वो भी ऐसे बच्चों में देखने को मिलता है। अपनी बातों को ऐसे बच्चे व्यक्त नहीं कर पाएंगे, मतलब बता नहीं पाएंगे कि हाँ उनके मन में क्या है, और किसी की बातों को भी नहीं समझेंगे। ना तो वो अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पाते हैं, ना तो सामने वाला अगर कुछ भी बोल रहा है या कोई भी प्रकार की अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा है तो वो उसको समझने में सक्षम नहीं होते हैं। किसी के संकेत को जो है वो व्यक्त नहीं कर पाना, विचित्र भाषा बोलना, उसके ध्वनि की लय, ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि के उतार चढ़ाव में अंतर होना, और अपनी भावों को व्यक्त नहीं कर पाना, एक ही शब्द को बार बार दोहराना, और दूसरे व्यक्ति के शारीरिक भाषा को जो है वो नहीं समझ पाना। तो ये जो सारे लक्षण होंगे वो आपको बच्चे के अंदर नजर आएंगे। काल्पनिक खेलों या जटिल खेलों को जो है वो नहीं खेल पाना, और भाषा के विकास में देरी होना या बहुत कम बच्चे का लैंग्वेज का डेवलपमेंट होना, ध्यान विस्तार का जो है वो कम होना। एक मूवी है ऑटिज्म के ऊपर, अगर आप देखना चाहते हैं तो देखिएगा। उसमें क्या है कि अगर आप उस मूवी को देखते हैं तो ऑटिज्म के बच्चों को क्या लक्षण होते हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे, आपको रटने की ज़रूरत नहीं होगी। एक मूवी बनी है जो कि बर्फी मूवी है, ठीक है, ये मूवी का नाम है। अगर आप देखना चाहते हैं तो वो आप ज़रूर देखिएगा। और आपसे कई बार पूछा जाता है, मतलब अभी तो इस लेवल पे आपसे नहीं पूछा जाता है, जब आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो कंपटीशन में बहुत बार ऐसी चीज़ों को पूछा जाता है कि कौन सी मूवी जो है वो किस डिसेबिलिटी से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि जो बर्फी मूवी आपकी है, तो ये बर्फी मूवी जो है वो आपकी किससे रिलेटेड है, तो स्वलीनता और हेयरिंग इम्पेयरमेंट दोनों से रिलेटेड है आपकी। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप याद रखिएगा, और टाइम मिले तो एक बार इस मूवी को ज़रूर देखिएगा। तो आपको समझ में आएगा कि हाँ कैसे बच्चे क्या क्या सिचुएशन वो फील करते हैं और क्या उनके लक्षण होते हैं। ध्यान केंद्रीकरण में इनमें कमी आएगी, अपनी आवश्यकता की अभिव्यक्ति भी नहीं कर पाएंगे, और बहुत ही कम जो है वो शब्दों का प्रयोग करते हैं। व्यवहार में भी आपको बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलेंगी, जैसे बातें करते समय नजरें चुराना, नज़र मिला के बात नहीं कर पाते हैं, हाथों को अनावश्यक रूप से घुमाते रहना, अनावश्यक वस्तुओं से लगाव हो जाना, बहुत अकेले रहना पसंद करना, किसी से संबंध बनाने में अक्षम होना। ये लक्षण तो आपको ऑटिज्म के जितने भी बच्चे होंगे उन सभी बच्चों में आपको नजर आएंगे।
जनरली मैं आपसे बोलती हूँ कि जितने लक्षण मैं आपको बता रही हूँ, किसी बच्चे में कुछ तो किसी बच्चे में कुछ नज़र आएंगे। ऐसा नहीं है कि हर एक बच्चे में ये सारे लक्षण नज़र आ जाएंगे, लेकिन यह ऑटिज्म के बच्चों में एक लक्षण बहुत कॉमन है कि अगर कोई बच्चा ऑटिज्म से ग्रसित है तो उसके अंदर ये तो लक्षण जरूर पाया जाएगा। तो वो क्या होता है, वो ये है कि ऐसे बच्चे अकेले में रहना पसंद करते हैं। बहुत ज़्यादा बच्चों का लगाव जो रहता है वो अकेले रहता है। अकेले में ये बच्चे खुश रहेंगे, अकेले में किसी चीज़ को लेकर खेल लेंगे, मुस्कुराएंगे, ठीक है, अकेले में करेंगे। लेकिन अगर किसी अपरिचित व्यक्ति को या किसी भी व्यक्ति को ये देख लेते हैं तो इनका मुस्कुराना भी कम हो जाएगा और इनको लगता है, मतलब एक अनसिक्योरिटी जो है ऐसे बच्चों को फील होती है। सामाजिक व्यवहार में भी कमी देखने को मिलेगी। अनावश्यक रूप से हंसना और चिल्लाना, जब मर्जी हंसना जब मर्जी चिल्लाना, बिना किसी रीजन के एक ही बात को बार बार दोहराना, रिपीटेशन ऐसे बच्चों में बहुत पाया जाता है। बच्चे किसी भी चीज़ को जो भी चीज़ करते हैं उसको बार बार करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये अपनी स्थितियों में किसी प्रकार का कोई भी चेंजमेंट जो है वो नहीं करना चाहते हैं। और कल्पना शक्ति की क्षमता में कमी होना, जाहिर सी बात है कि ऐसे बच्चों के अंदर जो मानसिक मंदता है वो भी कुछ हद तक पाई जाती है। ऐसे बच्चे बहुत ज़्यादा समझदार मतलब हम नहीं कह सकते हैं, एक औसत भी हो सकते हैं और औसत से डाउन भी ऐसे बच्चे हो सकते हैं। तो ऐसे बच्चे के अंदर आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी कि बहुत ज़्यादा इनका जो माइंड है वो काम नहीं करता है। नाम पुकारने पर उत्तर नहीं देना, दूसरों के मुस्कुराने पर मुस्कुरा के जवाब नहीं देना, बार बार विचित्र तरीके से हिलना डुलना, निजी व वस्तुओं के प्रति असामान्य लगाव होना, अपने साथियों के साथ संबंध नहीं रखना या मिलकर जो है वो बातें नहीं करना, तो ये सारे जो लक्षण हैं वो आपको नज़र आएंगे। तो पढ़िएगा एक बार, वही चीज़ें इसमें बार बार रिपीटेड की गई हैं और जहाँ पे चीज़ें समझाने वाली रहेंगी मैं आपको ज़रूर समझाऊंगी। PDF इसका जो बच्चे नए हैं नहीं जानते हैं तो उनके लिए ये सोचना है कि PDF आपका इसका भेज दिया गया है और टेलीग्राम पे मैंने बहुत पहले भेज दिया था, करीब 1 मंथ पहले, ताकि अगर जो है वो आप लोग क्लास नहीं देख पा रहे हो या फिर किसी भी रीज़न की वजह से, तो अगर आप खुद से भी पढ़ने में सक्षम हो तो इस बुक को आप पढ़ डालिएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने PDF पहले दे दिया था आपसे। और अभी हम बात कर रहे होंगे क्या प्रकार हैं ऑटिज्म के, तो उसके बारे में बात करेंगे। और ये जो आपके प्रकार हैं, एक बात आप यहाँ से ध्यान रखिएगा, ASD अगर आपसे पूछा जाता है ASD का पूरा नाम क्या है, तो ध्यान रखिएगा इसका पूरा नाम होता है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, तो ये ASD का फुल फॉर्म होता है। आप ध्यान रखिएगा, कभी कभार पूछ लिया जाता है क्या है आपका ASD, ठीक है। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा SLD का मतलब क्या होता है, ठीक है। मैंने आपको ASD का मतलब बता दिया, आप SLD का मतलब जो है वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। देखते हैं आप कितना तैयारी है आपकी। अब इसके सबसे पहले बात करते हैं तो आपका एस्पर्जर सिंड्रोम आता है और देखते हैं क्या है ये। तो ऑटिज्म की उच्च कार्यकलाप के प्रकार के अंतर्गत वर्णित किया गया है और जिसकी बुद्धिलब्धि 80 से ऊपर होता है, अर्थात अन्य ऑटिज्म की मतलब अपेक्षा वृद्धि। ऐसे बच्चे क्या होते हैं, इनकी बुद्धि थोड़ी सी ठीक रहती है और परंतु इनके साथ भी ऑटिज्म के तरीकों से ही कार्य जो है वो करना पड़ता है। इनको भी सामाजिक कार्यों को समझने की जो है वो शक्ति नहीं होती है, जो इनका व्यवहार जो है वो स्टीरियो टाइप होता है, मतलब एक ही प्रकार के व्यवहार को ये बार बार जो है वो करते हैं। तो ऐसे बच्चे जो हैं IQ लेवल तो इनका ठीक ठाक होता है, लेकिन ऐसे बच्चों में जो ऑटिज्म के बच्चों के लक्षण होते हैं वो सारे लक्षण आपको नजर आएंगे और किसी भी प्रकार के व्यवहार को ये बार बार जो है वो करने का प्रयास करते हैं। संप्रेषण कौशल भी प्रभावित होगा, व्यक्तिगत रूप से भी किसी की स्थिति अनुसार उसी समय उसको जवाब जो है वो नहीं दे सकते हैं। तो ऐसे बच्चे जो है वो आपके क्या कहलाते हैं, तो ये आपके एस्पर्जर जो सिंड्रोम होता है उसके अंतर्गत आते हैं। उसके बाद रेट सिंड्रोम होता है। ये सिंड्रोम का आविष्कार जो है 1966 में जो है वो हुआ था और अधिकतर रूप से जो मादा को जो है ये प्रभावित करता है, मतलब जो फीमेल्स होती हैं उनमें रेड सिंड्रोम जो है वो ज़्यादा होता है। और सिंड्रोम का मतलब होता है जीन्स की जो असमानताएं होती हैं उन्हीं को हम सिंड्रोम्स कहते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और जो रेड सिंड्रोम होता है ये जनरली जो फीमेल्स होती हैं उनको ही जो है ये प्रभावित करता है। और विकासात्मक अवधि में लगभग जैसे 6 से 18 महीनों में ऑटिज्म के लक्षण जो है वो दिखाई देने लगते हैं। और शिशु स्वास्थ्य एवं मानव विकास राष्ट्रीय संस्थान ने जो है इसको खोजा था। अगर हम इसमें बात करते हैं तो जो आपका राष्ट्रीय संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट है, उन्हीं के द्वारा रेट सिंड्रोम को 1963 में जो है इसको खोजा गया था।
यह सिंड्रोम क्या है, किसी एक जीन में बदलाव के जो है वो कारण होता है। जीन में गड़बड़ी की वजह से जो है ये आपका सिंड्रोम होता है, जो कि महिलाओं में ज़्यादा पाया जाता है, जिसकी वजह से ऑटिज्म होता है। उसके बाद कैनर सिंड्रोम है, ये भी ऑटिज्म का ही एक प्रकार है। इसे अर्ली इन्फेंटाइल ऑटिज्म जो है वो कहा जाता है, और यह ऑटिज्म का एक आम रूप है जिसमें ऑटिज्म के सभी लक्षण जो हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। ये निम्न क्रियाकलाप ही जो है वो कर पाते हैं। इसमें साधारणतः मानसिक मंदता जो है वो ऐसे बच्चों में पाई जाती है। जो कैनर सिंड्रोम वाले बच्चे होते हैं, ऐसे बच्चों में मानसिक मंदता पाई जाती है, मतलब IQ डाउन रहता है 70 से। और इस ऑटिज्म का प्रकार जो है वो 0 से 18 महीनों की विकासात्मक अवधि के दौरान जो है वो उमड़ता है। उसके बाद आपका आता है परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर नॉट अदरवाइज स्पेसिफिकली। तो ये आपका बहुत बार पूछा गया है। PDD NOS का मतलब क्या होता है, ठीक है। जनरली ये जो बच्चे MD से कर रहे होंगे, ठीक है, तो उनसे पूछा जाता है, या फिर IDD के जो बच्चे रहते हैं उनसे ये फुल फॉर्म पूछा जाता है। और आप लोग भी याद रखिएगा कि जो है PDD NOS का जो है वो फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसको कहते हैं परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर नॉट अदरवाइज स्पेसिफिकली। तो ये आप ध्यान रखिएगा इसका फुल फॉर्म। और इस तरह के सिंड्रोम में कौन से वर्ग में किस प्रकार सम्मिलित किया जाए, इसकी साफ तौर पर जो है वो कुछ भी इसके बारे में नहीं कहा गया है। और ये बच्चे मुख्य रूप से सामान्य बच्चों की अपेक्षा ऑटिज्म से ग्रस्त बच्चों की तरह ही जो है वो दिखाई देते हैं। उसके बाद आपका होता है एक्सटेंडेड ऑटिस्टिक फोनोटाइप। तो देखते हैं। और मैं आपको एक बात यहाँ पे कहना चाहती हूँ, देखिए ऑटिज्म के बहुत सारे प्रकार हैं। अलग अलग बुक्स में आपको बहुत सारे अलग अलग प्रकार जो हैं वो देखने को मिल जाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट इसमें से भी कुछ इंपॉर्टेंट है, मैं आपको वो भी जस्ट बता दूंगी। आप बस उन्हीं को जो है वो ध्यान रखिएगा, सभी के बारे में पढ़िएगा। पढ़ने में को किसी ने नहीं रोका है, आप जितना ज़्यादा ज्ञान ले सकते हो आप लीजिए। लेकिन हाँ, इस टाइम थोड़ा एग्ज़ाम का प्रेशर है, तो हम उन चीज़ों को इग्नोर कर सकते हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं तो ये तो जनरली पूछा नहीं जाता है आपसे। और फ्रेंजाइल सिंड्रोम के बारे में आपसे पूछा जाता है। तो ऑटिज्म से ग्रस्त 10% जो नर बच्चों में जो है ये फ्रेंजाइल सिंड्रोम जो है वो मुख्य रूप से जो है उसको प्रभावित पाया जाता है और प्रभावित करता है। जो मेल्स रहते हैं ये मेल्स में ज़्यादा होता है, और यह वंशानुगत जो है वो सिंड्रोम होता है। मतलब अगर फैमिली मेम्बर्स में किसी को है तो वो बच्चे में भी ट्रांसफ़र हो जाता है। इसमें X क्रोमोसोम्स में विकृति जो है वो पाई जाती है, जिसकी जांच माइक्रोस्कोप से जो है वो होती है। और मुख्य रूप से इसके कारणों का जो है वो पता नहीं चलता है, परंतु कुछ ऐसे संकेत मिले हैं जिसके कारण जो है ये आपका जो ये डिसऑर्डर है वो आपका हो जाता है। तो फ्रेंजाइल सिंड्रोम जो है इसके कारणों के बारे में तो पता नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जिनकी वजह से ये हो जाता है। वंशानुगत जो है ये होता है। इतनी बातें ध्यान रखेंगे आप। तो इसके होने के बहुत सारे रीजन हैं, जैसे गुणसूत्री कारक हो गया, उसके बाद वायरल कुछ फैक्टर हो गए, जो आपका न्यूरोलॉजिकल और ब्रेन आपका होता है उसकी वजह से भी ये हो सकता है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे होंगे कैसे प्रबंधन कैसे किया जाए, मतलब एज अ स्पेशल एजुकेटर आप कैसे मैनेज करोगे ऐसे बच्चे अगर आपकी क्लास में आते हैं तो ऑटिज्म वाले बच्चों के लिए अनेक उपचार के तरीके जो हैं वो बताए गए हैं, जिससे बच्चों में अधिकतम जो है वो हम विकास कर सकते हैं। सबसे पहला है दवाई के माध्यम से अति चंचलता और तुरंतपन को जो है वो नियंत्रण किया जाए। और ऑटिज्म बच्चों को जैविक रासायनिक उपचार देने में, जैसे अगर हम बात करते हैं तो खाने पीने पर जो है वो नियंत्रण और विटामिन के आधार पर चिकित्सा से ऑटिज्म बच्चों में जो है वो सुधार किया जा सकता है। चिकित्सीय बच्चों मतलब जो ऑटिज्म बच्चों को संवेदीय उत्तेजना या संवेदी समायोजन के द्वारा भी सुधारा जा सकता है। दैनिक जीवन के क्रियाकलापों को संरचनात्मक प्रशिक्षण जो है वो देना चाहिए। ऑटिज्म वाले बच्चों को समूह बनाकर जो है वो शिक्षित करना चाहिए। ऐसे बच्चे जो अकेले में रहना पसंद करते हैं, इनको 2-3 बच्चों के ग्रुप में बैठा करके आप पढ़ाने का प्रयास करें। कुछ बच्चे मानसिक मंद होते हैं, उन्हें अलग बैठाकर शिक्षित करना। ऑटिज्म बच्चों में अति गंभीर और गंभीर बच्चों का समूह अलग करना। देखिए लेवल भी अलग अलग रहता है, किसी में कम किसी में ज़्यादा, ये सारे आपको देखने को मिल जाएंगे।
और जो भी ऑटिज्म से ग्रस्त बच्चे रहते हैं, ये में गंभीर बच्चों को जो है वो हमें समूह, मतलब अलग अलग बच्चों का जो जिस लेवल में वो बच्चे रहेंगे उसी के आधार पर उनका समूह भी डिसाइड होना चाहिए। ऐसे बच्चों को प्रशिक्षण देने के लिए व्यक्तिगत कार्यक्रम जो है वो बनाना चाहिए, मतलब ऐसे बच्चों को पढ़ाते वक्त जो है वो आपको एक आईपी जो है वो तैयार करना चाहिए। प्रत्येक लक्ष्य को सीखने के बाद इनाम देना जो है वो, मतलब बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए भी चीज़ें प्रोवाइड करवानी चाहिए, जिससे बच्चों का जो है वो थोड़ा-सा आत्मविश्वास जो है वो बढ़े। और ऐसे बच्चों के लिए विशेष विद्यालय में जो है वो शिक्षा दी जाती है, और उसके लिए जो है वो पाठ्यक्रम में बदलाव एवं इंडिविजुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम के द्वारा जो है उसको शिक्षित किया जाता है। और कक्षा में ऐसे बच्चों को सिखाने के लिए कक्षा प्रबंधन एवं शिक्षण सामग्री में बच्चों के अनुसार जो है वो बदलाव करना चाहिए, मतलब अगर जिस भी लेवल के बच्चे हैं और जिस भी लेवल का उनका ऑटिज्म है, उस आधार पर जो है बच्चे को अलग अलग कैटेगरियों में डिवाइड करके बच्चों के लिए शिक्षण की जो व्यवस्था है वो करनी चाहिए। और समय सारणी देखने के लिए चित्रित समय सारणी जो है वो बनाना चाहिए ऐसे बच्चों के लिए। तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, जिससे हम ऑटिज्म को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहीं तक आज करेंगे, आज सिर्फ ऑटिज्म पढ़ेंगे, क्योंकि आप लोगों को भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। मैं समझ रही हूँ कि आप लोगों को स्पीड को लेकर के थोड़ी सी प्रॉब्लम है। बाकी जो है बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में करूँगी, आपके एग्ज़ाम तक आपका रिवीजन करवा दिया जाएगा। ठीक है, पेशेंस के साथ जो चीज़ें दी जा रही हैं उसको आप करिएगा। और जो बच्चे ये पूछ रहे हैं कि मैम मत ये क्लासेस कर लें तो क्या हम पास हो जाएंगे, तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, देखिए क्लास करके आप पास नहीं हो जाओगे। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। क्लासिक आप ये सोचो कि आप क्लास एक बार देख लो और आप पास हो जाओ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको भी मेहनत करनी होगी, और जो भी अगर हम बात करते हैं पुराने पेपर्स हैं, ठीक है, वो सबसे बड़ा वही आपका एक हथियार है। और आप अपने पुराने पेपर्स को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड कैसे करना है मैंने बता रखा है, तो आप वो देख लीजिएगा। और आप जितने भी पुराने पेपर्स आपको मिल सकते हैं डिगेट रिलेटेड, आपका जिस भी पेपर में बैक है उस पेपर से रिलेटेड, तो कम से कम आप 5-6 साल पहले के जो भी पेपर्स हुए हैं उन पेपर्स को जो है वो अच्छे से निकालिए, और उसको जो है वो प्रैक्टिस करिए कि उसके जो भी क्वेश्चन है उसको बनाने का प्रयास करिए, और देखिए कि आप कितना कर पा रहे हो। ठीक है, अभी आपने इतना दिन से आप पढ़ रहे हो, अभी आप कितना कर पा रहे हो इस जो है किसी भी पेपर में जिसमें भी आपका बैक लगा है। ठीक है, तो आप उन सारी चीज़ों को ध्यान से देख कर ही जो है वो समझ सकते हैं कि फिर हाँ आप इस क्षेत्र में आ सकते हैं या फिर नहीं आ सकते हैं। तो ये है आपका ऑटिज्म में आपका है, तो आप लोग ऑटिज्म को अच्छे से कवर करिएगा। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है वो आपका कवर करूँगी। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।